Hello friends, good morning all of you. Today we are going to start the third lecture of chapter first. देखिए फ्रेंड्स, हमने इससे पहले दो लेक्चर पढ़ लिए हैं फर्स्ट चैप्टर के। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है विद्युत क्षेत्र और आज हम थर्ड लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इससे पहले हमने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कूलाम के नियम के बारे में। देखिए कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश है, एक है Q1 और एक है Q2। इनके मध्य की दूरी मैंने मान ली R। ठीक है, कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश है, इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F जो होता है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। दोनों आवेशों का परिमाण, इसका Q1 है इसका Q2, दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके मध्य की दूरी क्या है R का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1/r²। ठीक है, तो ये कूलाम ने बताया था। कूलाम ने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होता है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इनको यदि कंबाइंड रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इन कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड रूप में क्या आ जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटे R²। और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब K Q1 Q2 अपॉन R² है, यहाँ पे F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ये आ गया। यहाँ K समानुपातिक नियतांक है। क्या है, समानुपातिक नियतांक है जिसका मान होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो किसके लिए होता है, निर्वात के लिए, और K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये किसके लिए होता है, माध्यम के लिए। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन जो है वो किसकी विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है, ये कूलाम के नियम के बारे में जनरल डेफिनेशन थी। अब हम पढ़ रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम को सदिश रूप में कैसे व्यक्त करते हैं या कैसे दर्शाते हैं। अब देखो, इसे हम निम्न चित्र की सहायता से निरूपित करते हैं। ये चित्र बनाते हैं, चित्र इंपॉर्टेंट है। चित्र समझ लियो तो समझो हमने सब कुछ समझ लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो चित्र ही है। देखिए चित्र क्या है, चित्र में ये मैंने कोई निर्देश तंत्र बना दिए। ये मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ये कोई मैंने बिंदु ले लिया A। इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी है R1 और इस पर है आवेश Q1। एक दूसरा बिंदु ले लिया मैंने B। इसकी दूरी तो है R1 और इसकी दूरी है R2। ठीक है, और इस पर है आवेश Q2। ठीक है, यहां तक। इसका तो सदिश है R1 वेक्टर, स्थिति सदिश Q1 का, और Q2 का है R2 वेक्टर। ठीक है, अब आवेश Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगता है उसको हम नाम देते हैं F12 वेक्टर, और Q2 पर Q1 के कारण जो बल लगता है उसको नाम दे दिया मैंने F21 वेक्टर। ठीक है, और Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश है R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, और Q2 का Q1 के सापेक्ष है R21 वेक्टर। ये बिंदु A है और ये है। इस चित्र से हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण को समझेंगे। दोबारा बता देता हूं मैं एक बार। चित्रानुसार क्या है, निर्देश तंत्र, द्विविमीय निर्देश तंत्र में स्थित बिंदु A पर कोई आवेश है Q1 जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, और B बिंदु पर स्थित Q2 आवेश का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है R2 वेक्टर।
और Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिर सदिश है R12 वेक्टर और Q2 का Q1 के सापेक्ष है R21 वेक्टर। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 वेक्टर और Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल क्या है, F21 वेक्टर। ठीक है यहां तक। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं बल, आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। अतः आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर डॉट R12 कैप, यही होगा सदिश रूप में। अब यहां पे देखो मैं एक चीज और लिख सकता हूं, चूंकि आप चाहो तो इस रूप में भी लिख सकते हो, चूंकि R12 कैप बराबर क्या होता है, R21 सॉरी R12 कैप बराबर होता है R12 वेक्टर बटे R12, सदिशों का परिमाण यही होता है ना। या आप इसको ऐसे कैसे छोड़ दो, यहाँ ये इसी रूप में रहने दो, इसको दे दिया मैंने समीकरण एक काम सदिश पढ़ा था ना आपने इससे पहले 11th में पढ़ोगा, R12 कैप बराबर होता है R12 वेक्टर बटे R12। इसके रूप में भी हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन हम इस रूप में नहीं लिख रहे हैं, इसको हम इसी रूप में छोड़ देते हैं यहां तक। ठीक है, ये हो गया, इसको दे दिया हमने समीकरण 1। इसी प्रकार आवेश Q2 पर, इसी प्रकार उधर लिख देता हूं मैं, इसी प्रकार आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर डॉट R21 कैप। ठीक है, अब तक ये लिख सकता हूं मैं। अब देखो यहां पे जो दूरी R12 है और R21, ये भी R12 और R21 दोनों बराबर है, दोनों को मैं मान लेता हूं R। चूंकि दूरी डायरेक्टली लिखता हूं, चूंकि R12 बराबर क्या है R21 इक्वल टू मैं मान लेता हूं R है, तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण 2। अब देखो इक्वेशन 1 व 2 से, इक्वेशन 1 से तो क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर डॉट R12 कैप, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है यहां तक। तथा F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर डॉट R21 कैप, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो यहां पे R12 की दिशा तो किधर से इधर की ओर, और R21 की इधर से इधर की ओर। दूरी समान है लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत। मैं लिखता हूं यहां R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप है, तो इक्वेशन को इसे में रख दो, या तो R12 की जगह R21 रख दो या R21 की जगह R12 रख दो, किसी भी मान रख दो आप। तो मैं रख देता हूं 4 में, इक्वेशन 4 में मान रखने पर
क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और R21, सॉरी देखो इक्वेशन 3 में ही रख दो, ये मान इक्वेशन 3 में रखो, क्योंकि R12 की जगह ये रखना है, या R21 की जगह ये भी रख सकते हो, ठीक है ना। चाहे तो R12 की जगह R21 रख दो, या R21 की जगह लगा लिखेंगे तो माइनस R12 रख दो। तो मैं 3 में रख देता हूं, तो F12 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह और आ जाएगा। देखो 3 ये वाला है ना, R12 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, R21, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया मैंने, R21 के, इसको मिटा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये 5। अब देखो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर डॉट R21 कैप, ये किसका मान है, इसका इक्वेशन 4 से मान रख दो 5 में, इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 5। तो F12 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस F21 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। और ये ही किसको दर्शाता है, कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को दर्शाता है। अर्थात दोनों आवेशों के कारण एक दूसरे पर जो बल लगता है वो परिमाण में समान परंतु दिशा में कैसा होता है, विपरीत होता है। अर्थात कूलाम का जो बल होता है वो न्यूटन की गति के कौन से नियम का पालन करता है, तृतीय नियम का। ये पढ़ा था हमने 11th क्लास, ठीक है। ये आपके कूलाम के नियम का सदिश निरूपण होगा, कुछ ही नहीं है। सबसे पहले चित्र बना देना है। चित्र में क्या किया है मैंने, x और y अक्ष दो ले लिए, ये मूल बिंदु O था, इसमें दो बिंदु A और B पर, A पर तो Q1 आवेश और B पर Q2, Q1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर और Q2 का R2 वेक्टर। अब Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश R12 वेक्टर और Q2 का Q1 के सापेक्ष R21 वेक्टर। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 वेक्टर और Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला F21 वेक्टर, ठीक है। तो आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल लिख दिया था हमने, F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर डॉट R12 कैप। इसी प्रकार Q2 पर Q1 के कारण दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे 12 आ जाएगा F12 में, तो यहाँ 12, यहाँ 12 आ जाएगा, 21 में 21 और 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों दूरी बराबर है, R12 और R21 दोनों बराबर है, दोनों को क्या मान लिया मैंने, R, तो ये मान रख दिया मैंने, 1 और 2 में मान रख दिया, तो ये आ गए दोनों मान। अब यहाँ पे जो R12 कैप है और R21 कैप, दोनों की दिशा कैसी है, परस्पर विपरीत, तो ये मैं ये लिख दिया, बराबर है और विपरीत है, तो R12 की जगह R21 लिख सकते हैं हम, तो इसमें मैंने मान रख दिया, R12 की जगह ये लिख दिया मैंने, R21 और माइनस का चिन्ह था, ये आ गया। अब ये जो मान है वो किसका है, ये F21 का, तो इसकी जगह मैंने F2 माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, ये मान किसका है, F21 का, तो F21 रख दिया, तो ये आ गया हमारे पास। और ये कौन सा नियम था, न्यूटन का नियम पढ़ा था ना हमने 11th क्लास में, तृतीय नियम। अर्थात जो दो आवेश होते हैं उनके मध्य जो बल लगता है वो परिमाण में समान और दिशा में कैसा होता है, विपरीत होता है, ठीक है। ये हो गया आपके कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत एवं बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। नेक्स्ट टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत एवं बहुल आवेशों के मध्य बहुल आवेशों के मध्य बल, कूलाम बल भी कह सकते हैं, कूलाम बल, ठीक है।
तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? किसी भी कोई भी बिंदु होता है, किसी भी बिंदु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, ठीक है, ये 6 बल लग रहे हैं मैं मान लेता हूं, तो जो कुल बल होता है वो सभी बलों के सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। यही कौन सा सिद्धांत है? अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। किसी भी आवेश पर जो बल लगेगा, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों का निकाय का मतलब कोई भी जो निकाय है वो बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना है, और आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के क्या होगा? बराबर होगा। इसे हम कौन सा सिद्धांत कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। एवं बहुल आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उसको निम्न चित्र की सहायता से समझ। मैं मान लेता हूं ये कोई क्या है? निकाय है जो बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना है। ये कोई परीक्षण आवेश है Q0, परीक्षण आवेश Q0 है। ये है कोई आवेश Q1, ये Q2, ये Q3 और ये है Qn। ये है आवेश Q1, ये Q2, ये Q3, ये Qn और ये है Q0 परीक्षण आवेश। ये है R1 दूरी, ये R2, ये R3 और ये है Rn। ये कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। ठीक है। मैं इसके कारण Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल है F1, Q2 के कारण F2, Q3 के कारण F3 और Qn के कारण Fn। सदिश रूप में लिखना चाहो सदिश रूप लिख दो आप, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर और Fn वेक्टर। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या इसमें? इसमें हम लिखेंगे चित्रानुसार कोई भी निकाय है वो n आवेशों से मिलकर बना है, जिनके मान क्रम से Q1, Q2, Q3 डॉट 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 क्या है? Qn। ठीक है, और बिंदु O पर, निकाय के बिंदु O पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, तथा आवेशों Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn की परीक्षण आवेश Q0 से दूरियां क्रम से R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है। ठीक है, अतः परीक्षण आवेश Q0 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल F1 बराबर क्या आ जाएगा? F1 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे R1 स्क्वायर, सॉरी Q0 Q1 R1 स्क्वायर डॉट R1 कैप, इक्वेशन 1। इसी प्रकार और सारे बल निकाल लेंगे हम। आवेश Q2 के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F2 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? K Q0 Q2 बटे R2 स्क्वायर डॉट R2 कैप, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है यहां तक? इसी प्रकार तीसरा बल निकाल लीजिए, तथा F3 वेक्टर बराबर K Q0 Q3 बटे R3 स्क्वायर डॉट R3 कैप, इक्वेशन नंबर 3। एवं Fn वेक्टर बराबर K Q0 Qn बटे Rn स्क्वायर डॉट Rn कैप, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है यहां तक? अतः परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल क्या आ जाएगा? अतः परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल F बराबर क्या हो जाएगा? सबका योग F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 में मान रख दीजिए आप, में मान रखने पर मान रख दो, इधर रख देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं।
क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर बराबर के Q0 Q1 बटे R1 स्क्वायर डॉट R1 कैप प्लस के Q0 Q2 बटे R2 स्क्वायर डॉट R2 कैप प्लस के Q0 Q3 बटे R3 स्क्वायर डॉट R3 कैप प्लस डॉट 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 प्लस के Q0 Qn बटे Rn स्क्वायर डॉट Rn कैप एफ वेक्टर बराबर केर Q0 तो कॉमन आ रहा है इसमें, क्या बच गया, Q1 बटे R1 स्क्वायर डॉट R1 कैप प्लस Q2 बटे R2 स्क्वायर डॉट R2 कैप प्लस Q3 बटे R3 स्क्वायर डॉट R3 कैप। इसको मिटा देता हूं मैं नीचे से, प्लस डॉट 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 प्लस Qn बटे Rn स्क्वायर डॉट Rn कैप, या मैं इसको लिख सकता हूं एफ वेक्टर बराबर एलजेब्रिक सम के रूप में लिख सकता हूं मैं, यहां तक भी कर सकते हो और आगे भी लिख सकते हो आप। के की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 ऊपर के ऊपर आ जाएगा, के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI बटे RI स्क्वायर डॉट RI कैप, और I का मान 1 से लेके n तक। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुल आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल का मान आ गया, ठीक है, जो कि किसको दर्शाता है, अध्यारोपण के सिद्धांत को दर्शाता है। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि बहुल आवेशों के कारण किसी आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है, तुल्य होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, ठीक है। ये आपका टॉपिक ओवर हो गया है। आज की क्लास यही समाप्त होती है, ठीक है। गुड बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।